हेलो दोस्त, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। और बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल के साथ आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये चैनल आपको पूर्ण रूप से आपके एग्जाम से पहले आपके 12th के सिलेबस का संपूर्ण अध्ययन करवाएगी। साथ में आपको हस्तलिखित नोट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं ताकि आपकी तैयारी को एक नया आयाम दिया जा सके। हम लोग इकोलॉजी यूनिट का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पीछे हम लोगों ने इस यूनिट के एनवायरमेंटल इशू को कवर कर लिया। इसके बाद बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को कवर कर लिया, जैव विविधता और संरक्षण। और अब हम लोग इस तीसरे यूनिट पे चर्चा कर रहे हैं जिसका आज दूसरा लेक्चर है और चैप्टर का नाम पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र है, जिसको हम लोग इकोसिस्टम नाम देते हैं। इससे पीछे के क्लास में दोस्त हम लोगों ने कल के क्लास में यानी कि लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या सब देखा? तो सबसे पहले हम लोगों ने परितंत्र के बारे में समझा, परितंत्र के घटक के बारे में समझा, परितंत्र के प्रकार के बारे में समझा और परितंत्र में उपस्थित जीवों को किस आधार पर बांटा गया है इसके बारे में भी समझा। आज हम लोग परितंत्र के क्रियात्मक पहलू यानी कि फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम का चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए अपने सगा संबंधी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चले कि आपके इस चैनल पे बायोलॉजी का संपूर्ण समाधान दिया जा रहा है, वो भी नोट के साथ। तो चलिए दोस्त, आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग परितंत्र के क्रियात्मक पहलू पे। तो किसी भी परितंत्र के क्रियात्मक पहलू का अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोगों को मुख्य रूप से 4 एस्पेक्ट, 4 पहलू देखने के लिए मिलता है। वो पहलू क्या क्या है इसको जरा देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपको मिलेगा इस पहलू में वो आपको मिलता है उत्पादकता। सबसे पहला जो आपको देखने के लिए मिलता है वो क्या होता है? उत्पादकता। उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी आप कहेंगे इसको, उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी। दूसरा आपको मिलेगा अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन। दूसरा आपको देखने के लिए मिलता है अपघटन या डिकम्पोजिशन। तीसरा आपको देखने के लिए मिलेगा पोषण चक्रण। तीसरा आपको देखने के लिए मिलता है पोषण चक्रण। और नंबर 4 में आपको देखने के लिए मिलता है एनर्जी फ्लो यानी कि ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह ध्यान देंगे। तो ये 4 क्रियात्मक पहलू है किसी भी इकोसिस्टम का। किसी भी इकोसिस्टम का ये 4 मुख्य क्रियात्मक पहलू है। और अब इसके बाद इस चारों के बारे में हम लोगों को डिटेल्ड डिस्कशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सा वीडियो। उत्पादकता, एक छोटा सा रिव्यू हम लोग लेते पहले, उसके बाद डिटेल में आएंगे। उत्पादकता क्या है? तो किसी भी चीज के उत्पादन के दर को हम लोग उत्पादकता नाम देते हैं। अपघटन क्या है? कि उत्पादक से उत्पादित पदार्थ का उपयोग जब उपभोक्ता करेगा और उस उपभोक्ता से जो अपशिष्ट उत्पन्न होगा उस अपशिष्ट को खत्म करने का प्रक्रिया अपघटन कहलाता है। पोषक पदार्थ जो है, पोषक चक्रण, ये क्या है? तो पोषक पदार्थ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी कि पर्यावरण से पादप में, पादप से जीव जंतु में और जीव जंतु से फिर पर्यावरण में पहुंचता है। यह प्रक्रिया पोषण चक्रण कहलाता है। ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा क्या होता है कि हर ऊर्जा पोषी स्तर में स्थानांतरित होते रहता है। थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ क्या कहता है? तो कहता है ये दोस्त कि ऊर्जा को ना तो क्रिएट किया जा सकता है यानी कि ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। इसको केवल और केवल स्थानांतरित किया जा सकता है यानी कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होगा। इसके अलावा इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया है किसी भी ऊर्जा का
एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में या फिर अगले पोषी स्तर में, फिर वहां से अगले पोषी स्तर में, और फिर वहां से किसी अगले पोषी स्तर में, और फिर उसके बाद पुनः पर्यावरण में जो प्रवाह हो रहा है इसको हम लोग ऊर्जा प्रवाह नाम देते हैं। चलिए आगे हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं उत्पादकता का। प्रोडक्टिविटी क्या है ध्यान से समझेंगे, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर का बेहतरीन हस्तलिखित नोट प्रोवाइड किया जाता है। और याद करने की जरूरत इसलिए नहीं है, अगर आप ध्यान से आधा घंटा 30 मिनट से 45 मिनट की वीडियो को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वादा है दोस्त कि आपको ये सारा लेक्चर आपके क्लासरूम में याद हो जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा गया हर सवाल आपसे बनेगा, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। और केवल 45 मिनट के इस लेक्चर पे या 30 मिनट से 45 मिनट के इस लेक्चर पे आप फोकस करिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग कहां से, तो उत्पादकता से, और देखते हैं जरा कि उत्पादकता क्या है। तो उत्पादकता का अगर बात करें हम लोग नंबर 1 में बात कर लेते हैं उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी चलिए क्या है उत्पादकता, तो ध्यान से देखेंगे तो किसी भी प्रति इकाई क्षेत्रफल में, ध्यान देंगे किसी भी प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति इकाई समय में, एक निश्चित क्षेत्र है और एक निश्चित समय है, इस निश्चित समय अवधि में उस निश्चित क्षेत्र में जो भी प्रोडक्ट जो भी उत्पाद बन रहा है इसके रेट को हम लोग कहते हैं उत्पादकता। यानी कि इंग्लिश में अगर कहे तो रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट इन पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति इकाई समय में उत्पादित हुए पदार्थ के दर को हम लोग उत्पादकता नाम देते हैं। आप समझ गए। चलिए लिखना कुछ भी नहीं है, बार बार आपको कहा जा रहा है कि प्रति इकाई समय में जो भी उत्पादन होगा, जो भी चीज का उत्पादन हो रहा है प्रति इकाई क्षेत्र में, उसी को हम लोग नाम देंगे क्या, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। उत्पादकता को दोस्त हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, क्या सब, तो नंबर 1 में सबसे पहला जो हम लोगों का उत्पादकता है वो है आपका नंबर 1 और वो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक उत्पादकता। सबसे पहला जो है वो क्या है, प्राथमिक उत्पादकता। और दूसरा नंबर में जो है ये है आपका द्वितीयक उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादकता या द्वितीयक उत्पादकता। तो ध्यान देंगे प्राथमिक उत्पादकता क्या है और द्वितीयक उत्पादकता क्या है। तो प्राथमिक उत्पादकता का अगर हम लोग बात करें तो किसी भी क्षेत्र में उत्पादक के द्वारा, ध्यान देंगे जरा, किसी भी क्षेत्र में उत्पादक के द्वारा, किसी भी क्षेत्र में उत्पादक के द्वारा जो भी, यानी कि उत्पादक कौन है, हरा पौधा, तो उत्पादक के द्वारा जो भी पदार्थ यानी कि बायोमास जैव उत्पाद का उत्पादन हुआ है उसी को हम लोग प्राथमिक उत्पादकता नाम देते हैं। यानी कि किसी भी क्षेत्र में उत्पादक के द्वारा उत्पादित पदार्थ की मात्रा प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। चलिए प्राथमिक उत्पादकता को हम लोग फिर से पुनः 2 भागों में बांटे हैं, क्या सब, तो प्राथमिक उत्पादकता 2 भाग में होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट और नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, जीपीपी और एनपीपी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट जीपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट एनपीपी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट का हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल प्राथमिक उत्पादकता, और एनपीपी का मतलब होता है कुल, सकल या कुल एक ही साथ होगा, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का हो जाएगा आपका हिंदी नेट प्राथमिक उत्पादकता। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये जो प्राथमिक उत्पादकता इसको 2 भाग में बांटे, तो यहां हम लोग लिख देते हैं सर ए नंबर में हो गया आपका जीपीपी और दूसरे नंबर में आपको मिल जाएगा एनपीपी। इसका हम फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, ये आपके नोट में लिखा हुआ है। चलिए जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल या कुल घरेलू उत्पाद, और दूसरा नेट प्राथमिक, सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता, और ये हो जाएगा आपका नेट प्राथमिक उत्पादकता। चलिए देखिए जरा क्या होगा जीपीपी का, अगर हम लोग बात करें जीपीपी
तो क्या होगा, किसी भी प्लांट के द्वारा, किसी भी प्लांट यानी कि ग्रीन प्लांट का बात किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो किसी भी प्लांट के द्वारा जो टोटल फूड यानी कि टोटल प्रोडक्ट का जो सिंथेसिस हुआ है उसको हम लोग कहेंगे क्या, जीपीपी, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या सकल प्राथमिक उत्पादकता। किसी भी पादप के द्वारा कुल उत्पादित पदार्थों की मात्रा कहलाएगी आपकी जीपीपी। अब देखिए, अब जब पौधा किसी चीज को बनाया है तो उसका उपयोग भी करेगा, ये हम सभी जानते हैं। तो अब पौधा के द्वारा जो उपयोग किया गया, पौधा के द्वारा जो उपयोग किया गया, तो उसके बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बचेगा, तो यस सर बचेगा। तो अब अगर ये पदार्थ बचा, यानी कि ध्यान देंगे, उत्पादक के द्वारा कोई चीज बना और बनने के बाद वो उपयोग किया, और उपयोग करने के बाद जो बचा, उपयोग करने के बाद जो बचा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे एनपीपी, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि नेट प्राथमिक उत्पादकता। कुछ भी चीज नहीं भूलना है, क्या कहे जीपीपी, सॉरी प्राथमिक उत्पादकता क्या कहे कि किसी भी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में एक पादप के द्वारा जो पदार्थ बना उसको आप कहे प्राथमिक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता को दो भागों में बांटे, जीपीपी और एनपीपी। जीपीपी किसको कहे कि कुल जो बना है किसी भी पादप के द्वारा, वो हो गया आपका कुल प्राथमिक उत्पादकता। पादप के उपयोग के बाद जो उत्पादन आपका बचा है वो है एनपीपी। यानी कि इस तरह से अब पादप उपयोग कहां कर रहा है सर, तो वहां पर एक ही कार्य चल रहा है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाया और रेस्पिरेशन में उसको क्या करेगा, खर्च करेगा। यानी कि हम लोग एनपीपी को ऐसे भी लिख सकते हैं सर, जीपीपी माइनस आर, आर इक्वल टू रेस्पिरेटरी रेट, आर इक्वल टू रेस्पिरेटरी रेट, और ये हो जाएगा इक्वल टू आपका सर एनपीपी। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको यहां नहीं आनी चाहिए। जीपीपी में से आर को आप माइनस कर दीजिए, आपका निकलता है क्या, एनपीपी। बात समझ गए? चलिए, तो ये आपका प्राथमिक उत्पादकता का कहानी है। चलिए, प्राथमिक उत्पादकता आपको समझ में आ गया, तब हम लोग द्वितीयक उत्पादकता पे आते हैं। तो देखिए जरा, द्वितीयक उत्पादकता क्या है। तो पादप जो है यानी कि पौधा के द्वारा क्या किया गया, बनाया गया, पौधा के द्वारा क्या किया गया, बनाया गया प्रोडक्ट। पौधा क्या किया, उसका उपयोग पौधा के द्वारा जो बनाया गया टोटल वो जीपीपी हो गया। अब जीपीपी के बाद वो उपयोग किया तो एनपीपी बच गया। इस सब कार्य के बाद जो रीसिंथेसिस होगा यानी कि पुनः जो उत्पादन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक उत्पादकता। द रेट ऑफ रीसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, उपभोक्ता के द्वारा जो बनाया जा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक उत्पादकता। क्या कहेंगे हम लोग उसको, द्वितीयक उत्पादकता। बात समझ गए? चलिए, तो ये हुआ आपका द्वितीयक उत्पादकता और प्राथमिक उत्पादकता। उत्पादकता में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही कहानी आपके उत्पादकता का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर 2 में, जो है अपघटन। हम लोग लिखते हैं नंबर 2, अपघटन यानी कि डीकंपोजिशन। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे आप, तो डीकंपोजिशन। सबका इंग्लिश में धीरे धीरे आपको सीखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आपसे कभी कभी डिकम्पोजिशन सीधा पूछ लिया जाता है, आपसे अपघटन नहीं पूछा जाएगा, डिकम्पोजिशन पूछ दिया जाएगा। तो इसलिए सबका थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी आपको जानना जरूरी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे यहां से, और अपघटन पे हम लोग देखते हैं कि अपघटन क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है। तो सर ये तो काफी हल्का है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं डिकम्पोजिशन के बारे में। तो क्या पढ़ते आ रहे हैं सर, तो देखते हैं क्या पढ़ते आ रहे हैं। तो सर बचपन में ही हम लोग पढ़े थे कि किसी भी पदार्थ के टूटने का जो प्रक्रिया है, किसी भी पदार्थ के टूटने का जो प्रक्रिया है सर, वही अपघटन है। कहने का मतलब क्या कि किसी भी पदार्थ के टूटने का प्रक्रिया 2 तरह से हो सकता है। क्या सब, तो सबसे पहला जो होगा, सबसे पहला इस तरह से वो टूट सकता है कि फिजिकल, यानी कि बलपूर्वक अगर टूट रहा है तो फिजिकल, और केमिकल भी सर हो सकता है। वो केमिकल मतलब कि किसी रासायनिक पदार्थ की मदद से भी टूट सकता है। तो किसी भी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक प्रयोग या रासायनिक पदार्थों के प्रभाव से टूटने के प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं क्या, अपघटन या डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए, फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिमेन्स विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर। और ये काम कर कौन रहा है, अपघटक। ध्यान देंगे, अपघटन का जो कार्य कर रहा है इसको हम लोग अपघटक नाम देंगे। आप एग्जांपल समझिए,
हमारे घर में, आपके घर में या सभी व्यक्ति के घर में रोजाना अलग अलग तरह का सब्जी आ रहा है। मान लेते हैं आपके यहाँ पूरा एक बोरी आलू आया, ठीक। अब होता क्या है सर कि उसमें से कुछ आलू खराब निकल गया, आज लाए पापा और आज के आज ही खराब, उसको जो है पूरा हम लोग फैला रहे थे तो पता चला कि उसमें से कुछ आलू क्या हुआ है कि रॉटन है, सड़ा हुआ है, खराब है। हम लोग क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे। आप क्या करेंगे, उसको जब फेंकेंगे तो फेंकने के कुछ दिन के बाद, 4 दिन 5 दिन या 6 दिन 10 दिन के बाद आप अगर उसको देखेंगे तो वो आपको वहां पर नहीं मिलेगा। वो कहां गया, वो कहां गया, वहां पर उपस्थित अपघटक यानी कि जो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक और भी बहुत सारा फंगी, वो बहुत सारा सूक्ष्म जीव वहां है जो हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो सारा सूक्ष्म जीव क्या किया कि उसको अपघटित कर दिया। जो ऑर्गेनिक मैटर पहले, जो ऑर्गेनिक मैटर पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, जटिल रूप में था, उसको सरल रूप में परिवर्तित कर दिया है। इस प्रक्रम को हम लोग क्या कह दिए, अपघटन। और सर ये काम जो कर रहा है जीवाणु, कवक, फंगी, इस सबको हम लोग क्या कह दिए, इसको हम लोग कह दिए सर अपघटक। क्या कह दिए सर इसको हम लोग, तो अपघटक नाम दिए, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का भी एग्जांपल साथ में आपको याद हो गया होगा कि डिकम्पोजर किसको कहे, वैसा जीव जो क्या कर रहा है, अपघटन का कार्य कर रहा है, उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, अपघटक। उसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो अपघटक नाम देते हैं। अपघटक का सर एग्जांपल बता दीजिए, तो अपघटक का एग्जांपल हो जाएगा क्या, तो कवक हो जाएगा सर, कवक हो जाएगा। इसके अलावा जो है जीवाणु हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा सूक्ष्म जीव है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, याद रखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आप पढ़े होंगे जीवों में जनन चैप्टर में, तो वहां पर आपको बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए। और डिकम्पोजर में, डिकम्पोजिशन में हम लोग जरा देखते हैं कि कौन कितने चरण में हमारा ये डिकम्पोजिशन पूरा होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन कितने चरण में पूरा होता है, अपघटन कितने चरण में पूरा होता है। अपघटन के चरण, क्या सब चरण है हमारे, ये जो अपघटन का प्रक्रम चल रहा है, यहाँ कौन सब चरण, कितने चरण में ये पूरा होता है, तो ध्यान देंगे सर। ये जो है ना, यहाँ पर इसको हम लोग जरा सा डिवाइड कर देते हैं और यहाँ हम लोग देखेंगे सर नंबर 1 ए नंबर में जो है ना हमारा हो रहा है सर, ए नंबर में विखंडन। ए नंबर में क्या हो रहा है, विखंडन सर, ए नंबर में। सर दूसरे नंबर में क्या होगा, दूसरे नंबर में होगा निछालन। दूसरे नंबर में क्या होगा, निछालन। तीसरे नंबर में क्या होता है, तो तीसरे नंबर में होगा अपचयन, अपचयन। चौथे नंबर में क्या होगा, तो चौथे नंबर में होगा ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन। और पांचवें नंबर में क्या होगा, तो पांचवें नंबर में होगा मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण। पांचवें नंबर में होगा खनिजीकरण। ये 5 स्टेज है जिसमें हम लोगों का अपघटन का प्रक्रिया पूरा होता है। चलिए बारी बारी से सभी को देखेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे सबका, हर चीज को, किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सारा चीज आपको कवर करवाया जाएगा। आप केवल यहां पर डे आइए, देखिए, आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन जो भी चीज होता है वो सारा चीज आपको इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप केवल अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, बाकी सारा जो आपके बायोलॉजी का टेंशन है, जीव विज्ञान की समस्या है, वो सारा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। विखंडन, फ्रेगमेंटेशन। सर ये तो शुरुआत के चैप्टर से जान रहे हैं, शुरुआत के चैप्टर में ही सर हमको बताया गया था कि कोई भी जीव या कोई किसी भी पदार्थ का, एक बड़े पदार्थ का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने का प्रक्रिया विखंडन है। एक किसी भी बड़े पदार्थ का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने का प्रक्रिया विखंडन है। तो वही तो यहां भी होगा, क्या होगा, विखंडन। ऐसा प्रक्रम जिसमें क्या होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि विखंडन के प्रक्रम में जो हमारा पदार्थ है, अपरद जिसको कहते हैं, पादप और जंतु के अपशिष्ट भाग को, मरे हुए मृत भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अपरद कहते हैं। तो इस अपरद का क्या होगा, यहां पर जो बड़ा सा अपरद है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। यानी कि जैसे अगर एक लीफ, पत्ता
पौधा से टूट करके गिरा जमीन पर तो अभी वो बड़ा है। अब वो बड़ा टुकड़ा पौधा का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। ये प्रक्रिया आपका विखंडन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पदार्थ के किसी भी अपरद के बड़े टुकड़ों का छोटे टुकड़ों में विभाजित होने का जो प्रक्रम है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या? उसको हम लोग नाम देते हैं विखंडन। चलिए नंबर 2 सर, दूसरे नंबर में आता है निछालन। सर ये तो कभी नहीं सुने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निछालन आप देखिए जरा कि वो जो बड़ा सा टुकड़ा है, वो जो बड़ा सा टुकड़ा है जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा है, अब उसमें कुछ पदार्थ जल में विलय होगा, जल में घुलित होगा, और कुछ पदार्थ जल में घुलित नहीं होगा। तो जो पदार्थ जल में घुलित है वो मिट्टी के संपर्क में आते ही जल में घुल जाता है, और इस जल में घुलने का जो प्रक्रिया है इसको हम लोग कहते हैं निछालन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? निछालन। कोई दिक्कत नहीं सर। क्या कहे कि जल में घुलित अकार्बनिक पदार्थ का जल में विलय अकार्बनिक पदार्थ का जल में घुलने की प्रक्रिया सर निछालन को कह देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपचयन पे आते हैं। इसका इंग्लिश होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म हम लोग जानते हैं सर कि फूड का जो है ना भोजन जब हमारे आमाशय में से होते हुए छोटी आंत तक पहुंचती है तो वहीं पर होता है अपचयन, यानी कि कैटाबॉलिज्म हो रहा है। मतलब क्या कि एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा और वहां पर फूड को और छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था। तो वही प्रक्रिया तो यहां भी होगा सर। क्या कहे अपचयन में? तो अब यहां पर जो अकार्बनिक पदार्थ घुला वो ठीक, जो नहीं घुला वो और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन नाम देते हैं। कैटाबॉलिज्म बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम क्या करता है? इस काम को करता है। याद रखना है। वही अपघटक, सारा काम तो अपघटक ही करेगा ना, क्योंकि अपघटन चल रहा है तो अपघटक काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अपचयन आपको समझ में आ गया कि जो जल में घुलित नहीं था, जल में अघुलित अकार्बनिक पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का प्रक्रिया आपका अपचयन कहलाता है। इसके बाद ह्यूमिफिकेशन। क्या ह्यूमिफिकेशन? तो ध्यान दीजिए नाम से क्लियर है। ह्यूमिफिकेशन यानी कि अब जो अपचयन हुआ यहां से क्या होगा कि कुछ जो है डार्क कलर्ड यानी कि गहरे रंग का कुछ रवाकृत पदार्थ का निर्माण होगा। अब ये जो गहरे रंग का रवाकृत पदार्थ का निर्माण हुआ है वो कोई नया चीज नहीं है सर। इसके बारे में तुम लोग जानते ही हैं कि वो ह्यूमस है, क्योंकि ह्यूमस के बारे में आपको क्लास 8 से पढ़ाया जा रहा है कि पृथ्वी पर उपस्थित गहरे रंग का जो रवाकृत पदार्थ है पृथ्वी में उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं, और वो ह्यूमस का निर्माण यहां होता है, इसलिए इसको ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है। इसलिए इसको ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है। ह्यूमिफिकेशन जब हो गया तो अब इस ह्यूमस का यहां पर ह्यूमस के बनने के बाद ये ह्यूमस आगे फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, विभाजित होता है, और इस ह्यूमस के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने का या विभाजित होने का जो प्रक्रम है उसको हम लोग मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण नाम देते हैं। यानी कि ये जो ह्यूमस है हमारा ये अब किसमें बदल गया? तो सर ये बदल गया अब किसमें? तो खनिज पदार्थ में, और इस प्रक्रम को हम लोग खनिजीकरण नाम देते हैं। चलिए तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग क्या सब खत्म कर लिए सर? उत्पादकता पढ़ लिए और अपघटन पढ़ लिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 से 2 बार आप देखेंगे जैसे ही आपको ऑटोमेटिक याद होगा, फिक्स है, वादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा यहां देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। अब क्या सब कारक ऐसा है अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक? अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक क्या सब कारक है? वाले कारक क्या सब ऐसा कारक है जो अपघटन को प्रभावित कर देगा? तो ध्यान देंगे जरा। तो सबसे पहला जो है सर वो ताप है। सबसे पहला क्या है? ताप। ताप किस तरह से अपघटन को प्रभावित करता है इसको भी आप देखेंगे ध्यान से। चलिए तो नंबर 1 में सर हम लोग क्या दे देते हैं? तो नंबर 1 में क्या दे देते हैं? ताप दे देते हैं। ताप टेम्परेचर।
किस तरह से प्रभावित कर रहा है ये देखिए। ताप अगर सर बढ़ता है यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर तापमान है तो आपके अपघटन का प्रक्रिया काफी तेजी से होगा। अगर क्या होता है 25 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस, if 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर इज प्रेजेंट देन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस आर वेरी फास्ट। यानी कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तो ये क्या होगा, काफी तेजी से होगा। 10 डिग्री सेल्सियस तक ये घटते जाता है, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर आपका तापमान आ जाता है तो ये प्रक्रिया एकदम या तो बंद हो जाता है या इतना कम होता है कि हम लोग उसको नेगलेक्ट मान के चलते हैं। चलिए बढ़े आगे, चलिए ठीक है सर बढ़ते हैं। ताप के बाद दूसरा आता है दाब। नंबर 2 में है आपका दाब। दाब किस तरह से प्रभावित करेगा सर, तो ये भी देखेंगे। अगर आपका दाब, आपके अपरद का जो डेट्राइटस है, पादप या जंतु का सड़ा हुआ भाग, खराब भाग, उसका दाब वो अगर अधिक दाब पर है यानी कि मिट्टी के नीचे अगर है तो वहां पर अपघटन का प्रक्रिया तेजी से होगा। लेकिन अगर दाब कम है तो आपका जो है ये क्या होगा, अपघटन का प्रक्रिया स्लो होगा, धीरे धीरे होता है। चलिए इसके बाद है सर, ताप हो गया, दाब हो गया, इसके बाद है आर्द्रता। इसके बाद नंबर 3 में आपका है क्या, तो आर्द्रता। ध्यान देंगे क्या है आर्द्रता। आर्द्रता वातावरण में उपस्थित वेपर यानी कि वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। अगर आपके वातावरण में वेपर अधिक है तो ये आपका अपघटन तेजी से होगा, और अगर आर्द्रता कम है, वाष्प की मात्रा कम है, तो इसका अपघटन स्लो होगा, धीरे धीरे होता है। बात समझ गए। चलिए इसके बाद है लिग्निन और काइटिन। चलिए ध्यान देंगे, लिग्निन और काइटिन, तो लिखते हैं यहां लिग्निन एंड काइटिन। सर ये क्या है, ये किस तरह से अपघटन को प्रभावित करता है, तो ध्यान देंगे जरा। जिस तरह से हम लोग अपने घर को बरसात से बचाने के लिए कि हमारे घर का जो दीवार है वो बरसात में खराब नहीं हो, इसके लिए हम लोग सीमेंट डाल देते हैं, डालते होंगे सब, डालते हैं सीमेंट, उसके ऊपर एक लेयर डाल देते हैं सर, बालू और सीमेंट को मिला करके वहां डाल देते हैं, जिसके कारण वाटर का जो है लीकेज वहां नहीं होगा, जिसके कारण हमारा घर काफी ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहेगा। तो सर जब आपको अपने घर को बचाने का इतना टेंशन है तो सोचिए पादप अपना जीवन बचाने के लिए तो कुछ करेगा ना, या जंतु अपना जीवन बचाने के लिए तो कुछ करेगा। लेकिन जंतु में ये लिग्निन और काइटिन मुख्यतः नहीं ही होता है, ऐसा नहीं है होता नहीं है, लेकिन मात्रा कम है। लेकिन पादप में इसका मात्रा काफी अधिक होता है। तो लिग्निन और काइटिन एक सीमेंटेड मटेरियल है जो पादप को अलग अलग तरह के स्ट्रेस से बचाने का कार्य करता है। तो जहां पर जिस अपरद में, पादप के जिस हिस्से में लिग्निन और काइटिन की मात्रा अधिक होगी, उस जगह पर अपघटन का प्रक्रिया स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये सीमेंटेड मैटर है, जल्दी टूटता नहीं है। इसलिए ये क्या करता है कि अपघटन के प्रक्रिया को स्लो कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण अपघटन नहीं हो पाता है। चलिए बताइए जरा कि यहां तक में कुछ ऐसा चीज है जो आपको याद नहीं हो। यहां पर कुछ भी चीज ऐसा नहीं है जो आपको याद नहीं होगा। आप ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ एकदम क्लियर होनी चाहिए, चमकता हुआ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जिसको आप कहते हैं, उस तरह से होनी चाहिए, कोई भी सस्पेंस नहीं बचनी चाहिए। तो ये अपघटन, इस तरह से हम लोग अपघटन देख लिए। अपघटन जो है, अपरद का अपघटन किस तरह से होता है। चलिए बढ़ते हैं यहां से थोड़ा सा और आगे। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहां से हम लोग आगे सबसे पहले देखेंगे ऊर्जा प्रवाह और उसके बाद देखेंगे पोषण चक्र। लेकिन इसका चर्चा हम लोग आगे के क्लास में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पता होगा कि आपके अलग अलग दोस्त के लिए जो इंग्लिश माध्यम में, इंग्लिश मीडियम के लिए से तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी बोर्ड में है, सभी बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी लेक्चर अपलोड किया जा रहा है। यहां पर अभी तक में सबसे 12th का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। आप अपने दोस्त को भी ये चैनल का लिंक शेयर करिए, सब्सक्राइब करने कहिए
ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, बाकी का बात आगे के क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।